हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग के सामने फिर से एक बार लेके आया हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आज मैं लेके आया हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आप लोग बोल रहे थे सर आप क्या साइंस की क्लास नहीं होगी? बिल्कुल होगे मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। जरा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं चल रही थी। अब आपकी जो क्लास है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, एकदम बिल्कुल आपके शेड्यूल पर होगा, एकदम टाइम पर होगा। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए क्योंकि आज मैं करवाने वाला हूं मैथ का प्रैक्टिस, सॉरी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, 10। और 10 में करेंगे बस, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि आपके दिल और दिमाग को डुला देने वाला है और बहुत ही मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद वाली क्वेश्चन है। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे क्वेश्चन को बर्बाद कर देंगे एकदम तूफानी अंदाज में। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा अगर आंसर आप लोग जान रहे होंगे तब, एकदम फास्ट में, नो लेट नो वेट। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके स्लाइड पर दिख रही होगी, शो हो रही होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। लिखा हुआ है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी क्या होगी प्यारे मित्र? आइए तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। सुस्त होगी, तेज होगी, पृथ्वी के समान समय देगी या कार्य करना बंद कर देगी? आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से क्या आंसर होगा। यहां पर चल रही है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो प्रैक्टिस में क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है और जवाब तुरंत देना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका डिसीजन ये आप निकल कर आता है कि आपकी रिजल्ट किस ओर अग्रसर है। तो मेरे दोस्त बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए मैं आपको अब बताता हूं क्योंकि आपकी टाइम सीमा क्या हो चुकी है, पार हो चुकी है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो सुस्त होगा। यानी जब घड़ी को हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा सुस्त हो जाएगी, यानी कि धीमा हो जाएगी। आइए कुछ इससे रिगार्डिंग हम लोग कुछ जानकारियां भी आपको देने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली क्या घड़ी को पृथ्वी से कहां ले जाएंगे, चंद्रमा पर, तो घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। पहली जानकारी यहां से आपको ये इकट्ठा करना था। दूसरी जानकारी क्या लिखा हुआ है कि आवृत्ति गति क्या होता है। तथा यदि वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति को अगर क्या करती होगी, दोहराती होगी। जैसे सपोज कर लो ये चीजें हैं, ये कभी यहां जा रही हो, फिर यहां आ रहा, फिर जा रहा है, फिर यहां, तो इस प्रकार की जो गति है उसे उसे बोलते हैं आवर्ती गति कहलाती है। एक कंपन या दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्त काल करते हैं। और आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्त काल, है ना। या फिर इसी को बोलते हैं क्या, आपको सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्र, बताइए जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। चलिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, यानी वायु से कहां जाती है, कांच में गुजरती है, तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे। यानी जब, कहने का शाब्दिक अर्थ यह है कि जब लाइट की जो, यानी कि जो वेव है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रही है तो कौन सी चीजें प्रभावित होंगे। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। आप लोग को पता है ना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इस पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, आपकी टाइमर हो चुकी है स्टार्ट, है ना मेरे दोस्त। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि आवृत्ति नहीं बदलती है और यहाँ पर आवृत्ति दे देता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, आवृत्ति वाला ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। तो 4 में से 3 तो कट चुका है, यानी चौथा अपने आप में क्या है, आंसर है। यानी कि उसकी तरंगदैर्घ्य एंड जो वेग है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी है ना प्यारे मित्र, वो कभी चेंज नहीं होता है। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको, है ना, 3 नंबर लेंगे। 3 में बोलता है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग को V2 से यात्रा करता है,
तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, है ना। ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है, इसका पहले आधा को v1 से चलो और नेक्स्ट आधे को v2 से चलो, तो यहां से यहां जो तुम चला इसमें कुल एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में टाइप करके, और जल्दी जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। नो लेट नो बेट। तो एवरेज जो स्पीड होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। नो लेट नो बेट। जितने लोग आप लोगों ने डी आंसर कर रहे हो वो काफी उनकी अच्छी तैयारी चल रही है, बाकी लोगों की तैयारी करने की आवश्यकता है, और मैं आपको तैयारी करवाता रहूंगा शुरू से लेके अंत तक, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पूरी कंप्लीट कोर्स करवाई जाएगी इसी ऑनलाइन हब पे, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे दोस्त ये मेरा है वादा, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाऊंगा आपको पहले से ज्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 4 नंबर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहने की कोशिश कर रही है ना। यही देखिए आपका क्या है, एवरेज क्या वेलोसिटी, या बोल सकते हो एवरेज स्पीड बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। 4 में बोला गया है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आपने क्लास 10 भी पढ़ा होगा, 10th में तो ये क्वेश्चन पढ़ना है, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामिनेशनों की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर आती है आपके एग्जामों में, और आपको डायरेक्ट जवाब देना चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो इस क्वेश्चन को तो बर्बाद एकदम आसानी से करेंगे, है ना। तो बताइए मनुष्य का जो नेत्र है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आंखों में एक लेंस लगा होता है, जो होता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। और आप लोग को पता है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। कैसा बनता है मेरे दोस्त, छोटा बनता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, और वास्तविक तथा उल्टा। एक बात मेरे दोस्तों, मेरे बातों को समझना, जितने भी काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो गलत होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ये तो सही है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा, ये भी गलत होगा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इमेज बनेगा। तो हमारे नेत्र, हमारे रेटिना पर जो बना इमेज होता है ना, वो सबसे पहले याद कर लो वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ना प्यारे मित्र, वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से जब तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, बढ़िया से पढ़ोगे ना, तो बेटा क्वेश्चन को कितना भी घुमा जाएंगे प्यारे मित्र, कितना भी घुमाया जाएगा, आप नहीं घूमोगे, सीधे क्वेश्चन बनाने वाले को घुमा दोगे, ये है मेरा वादा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर है, एकदम आपकी तैयारी मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है। यहां पर देखिए कुछ विशेष जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूं। मनुष्य के नेत्र के रेटिना की बात हो रही है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं, उल्टा होता है। और आप लोग को पता है कि रेटिना पर्दे की भांति काम करता है, और मानव का जो नेत्र है वो एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करता है। एकदम आपको माइंड में सेट कर लेना है ना। मानव का जो नेत्र है वो फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करता है, और मानव के नेत्र पे जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है प्यारे मित्र। तो ये चीजों को आपको क्या रखना है, माइंड में सेट करके रखना है, और जल्द ही चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5वां नंबर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। यानी कि हम लोग को सीधे तौर पर पूछा गया है कि जो प्राकृतिक गैस है उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं। पहला है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और हाइड्रोजन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइम है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का क्या कीजिए, जवाब दीजिए। टाइमिंग होगा आ चुका आपका क्या, स्टार्ट। बताइए क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले बिहार की युवा नौजवान साथी जो काफी दिनों से एकदम क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस में जो पाए जाने वाले हैं उस सबसे अच्छा जो अवयव है वो क्या है, मीथेन है। क्या आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है मेरे प्यारे मित्र। लगे रहो, और मैं पूरी तरीका से है ना बिहार के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो दरोगा की बात हो, चाहे वो आपके फायरमैन के एग्जाम की बात हो, चाहे वो आपके पुलिस की बात हो, चाहे वो आपको बिहार के किसी भी एग्जाम की बात हो, साइंस अगर पूछेगा तो यही से पूछेगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं, बर्बाद करने वाला हूं प्यारे मित्र, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक गैस का मुख्य जो अवयव होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस मीथेन कितना होता है, 83% होता है, और इसमें इथेन जो होता है वो 16% होता है, और उसकी क्या होती है, मिश्रण होती है प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले
है ना, बिहार के युवा नौजवान साथी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, आपकी टाइमिंग हो चुकी है स्टार्ट। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, यानी कि कौन सा तत्व सहायक होता है पौधों में क्लोरोफिल बनाने की बात कर रही है यहाँ पे। तो क्या जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बता सकते हैं, क्योंकि चल रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है मेरे दोस्त की क्वेश्चन को देखो और तड़क से आंसर बताओ कि कौन सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है फॉस्फोरस। तो इसमें से कौन सी तत्व है जो क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, यानी कि इस प्रकार से जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले हमारे बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारियां भी आपको बताते हैं। देखिए पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक जो तत्व है वो क्या होता है, मैग्नीशियम। और ये जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बातें आपको जरूर याद करना चाहिए था, है ना। क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन फोटोन यानी ऊर्जा के अवशोषण को प्रेरित करता है। तो आपको एक ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है प्यारे मित्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, कौन सी टेम्परेचर पे ऐसा होता है। 212, 140 प्लस में चाहिए और 40 माइनस में चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, है ना मेरे दोस्त। तो आप लोगों को ये चीज़ें रटा होनी चाहिए, ये चीज़ें रटवाई होनी चाहिए। तो आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -40 एक ऐसी टेम्परेचर है जिसपे सेंटीग्रेड का पैमाना और फॉरेनहाइट का पैमाना दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। मंदक का काम करता है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मंदक का काम करता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन भारी हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है भारी जल, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिहार के एक अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छी ढंग से तैयारी कर रहे हो, है ना। बस उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, मैं भी आप पे कायम हूं और आप मुझ पे कायम हो मेरे दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यानी कि भारी जल का उपयोग हम लोग मंदन के रूप में काम करते हैं। आइए जरा सा इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी हम लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, भारी जल का, है ना। किसका इस्तेमाल होता है, भारी जल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ओजोन O3 परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है आप लोग को, और इधर भी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है, तो आप लोग याद करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, पौधों में होती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। बताना इनमें से क्या बनने वाला है। तो आप लोग को सभी पता है कि भाई ग्लूकोज के बाद क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए, यानी कि जो अंतिम उत्पाद है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र और देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होनी चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, कहता है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है ना। एस्बेस्टस के कारण होने वाले कौन से रोग होते हैं। पहला है एम्फेसेमा, लकवा या कि पक्षाघात, है ना, परवाहिका
और पेचिस। तो बताइए कि इसमें जो एस्बेस्टस के कारण जो रोग होता है वो क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में का पूछा गया है वो काउंट नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे मित्र। मैंने बहुत एग्जामों का पेपर में देखा है इस क्वेश्चन को पूछा हुआ। यही कारण है कि मैं आपके लिए भी सेट में इस टाइप के क्वेश्चन को डालकर लाया हूं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एस्बेस्टस में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनकी बॉडी में एक रोग आ जाती है, उसे बोलते हैं एम्फेसेमा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। चलिए इससे जानकारी भी हम लोग कुछ लेते हैं, है ना, ये कहाँ कहाँ काम करने से किस किस प्रकार की बीमारियां देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप कोयले के धूल या कण में ज्यादा काम करते हैं तो आपको बीमारी होगा एंथ्राकोसिस। अगर सिलिका वाले डस्ट में करते हैं तो सिलिकोसिस होगा। अगर लोह कण में होता है तो सीडेराइसिस या लोहमता हो जाती है। गन्ने से के धूल में रहिएगा तो बेगासिस हो जाएगा। कपास की धूल में रहिएगा तो बायसिनोसिस हो जाएगा। कागज अनाज की धूल से अगर होते हैं तो कृषक फुसफुस रोग हो जाता है। तंबाकू की धूल से रहिएगा तो टेबोकोसिस हो जाता है। और अगर एस्बेस्टस के कारण होगा तो एम्फोसेमा रोग हो जाता है। तो किस चीज में रहो, कौन सी आप फैक्ट्री में काम करोगे, किस प्रकार की फैक्ट्री में काम करोगे तो किस प्रकार के रोग होंगे, उनका पूरा लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। आप इसे इज्जत के साथ क्या कर लेना, याद कर लेना मेरे प्यारे नौजवान साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइए समझते हैं। लिखा है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। आप लोग को मैं कितने बार बता रखा हूं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहां से उत्पादित होती है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से उत्पादित होती है। और अग्नाशय में एक सेल होती है, एक स्पेशल प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस में 3 सेल होते हैं, एक का नाम होता है अल्फा, दूसरे का होता है बीटा और तीसरे का नाम होता है गामा कोशिका। तो अल्फा सेल से जो निकलता है उसे बोलते हैं आपको ग्लूकागोन बोलते हैं। और जो बीटा सेल से निकलता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन। और जो गामा सेल से निकलता है उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो इंसुलिन जो होती है वो कहां से निकलती है, ऑप्शन बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होंगे प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी मेरे साथ मिलकर करना चाहते हैं। आइए कुछ संबंधित जानकारियां भी हासिल करते हैं। इंसुलिन पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय द्वारा क्या होता है, उत्पादित होता है। और जो इंसुलिन है जो कहां से उत्पादित होता है, अग्नाशय से। और अग्नाशय जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है, तो याद रखिएगा मिश्रित ग्रंथि है। और आपकी जो अग्नाशय है ना वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है प्यारे मित्र। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आपको बताना है यकृत यानी कि लीवर होता है। देखिए इसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन क्या होती है, स्रावित होता है, जो रक्त शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और अगर इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण क्या होता है, रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस नामक रोग हो जाता है। और अग्नाशय के अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथी। क्या चाहते हो इसी प्रकार से मैं आपका प्रैक्टिस सेट डेली का डेली करवाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि क्लास तुम्हें कैसी लगती है। अभी तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट लेके आया, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार टाइप करके बताइए कि मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा दिया गया जो क्लास है वो आप लोगों को कैसा लगता है। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से तैयारी कर लिया जाए तो एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं हम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में। बिहार में जितने तरह के, बिहार में जितने भी तरीका का यानी जितने तरह का आपके पोस्ट आएंगे मैं सबका तैयारी करवाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। इसलिए अपने दोस्तों को भी जरूर बताना प्यारे मित्र। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। जो पैरों की हड्डियां होती है ना, क्या होता है, पहला है ह्यूमरस तथा उरु अस्थि, फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा अल्मा, टिबिया तथा वही प्रोकिस्था। अब बताइए कि मनुष्य की जो पैर में होती है जो हड्डियां उसका नाम होता है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो होगा टिबिया एंड फेबुला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ जानकारी हमें भी मिल जाएगी। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां क्या होती है, फिबुला होता है और टिबिया होती है। हर एक पैर में एक फीमर होते हैं। अगर दोनों पैर में देखा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फीमर कितने होते हैं, 2 होते हैं। टिबिया एंड फिबुला हर एक पैर में 2 होता है, तो टोटल मेरे पास 2 पैर होते हैं, गुना कर दो तो टोटल कितने हो जाती है, 4 होती है। ठीक है प्यारे मित्र, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो आपको बताना है
फीमर बताना है। ह्यूमरस जो होता है वो अब ऊपरी बाहु में पाए जाने वाली क्या होती है, हड्डी होती है। और रेडियस प्लस अल्ना की बात करें तो अग्र बाहु में पाए जाने वाली हड्डी होती है। और कार्पल्स कलाई में पाई जाने वाली हड्डी होती है। और मनुष्य की अस्थियां ट्राई कैल्शियम फॉस्फोट की क्या होती है, बनी होती है। तो इतने बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी क्लास अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक करना बनता है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का सेट लगाकर आपके लिए लाता रहूं, जिससे कि आपका बिहार पुलिस, बिहार है ना दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामों में आपके रिजल्ट सुनिश्चित कर पाऊं। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, ये तो जल्दी से आपको पढ़कर आंसर देने का है। पहला है बाल का झड़ना, पेचिस या नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। क्या होते हैं प्यारे मित्र, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। आप लोग को बिल्कुल पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताइए कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है। और एक चीज और टाइप करके बताइए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, किस खाने में विटामिन ए सबसे अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। और विटामिन ए किस प्रकार की विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है कि आपको जल में घुलनशील विटामिन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है प्यारे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेने से पहले कुछ जानकारियां भी हासिल करते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। और विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके प्रमुख स्रोत है क्या, गाजर और हरे पत्तेदार सब्जियां, है ना। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र। अच्छा, विटामिन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील बोलेगा तो बीसी याद रखना, केवल आपको जल वाला याद करना है। जल में कौन सी घुलनशील विटामिन होती है, बीसी। और इसके अलावा जितने भी होते हैं सब किसमें घुलते हैं, तो याद रखना वसा में। किसमें, वसा में। किसमें, वसा में। ठीक है, आइए आपको न लेट करवाएंगे न वेट करवाएंगे, सीधे बर्बाद करेंगे। बिहार पुलिस को इस बार बर्बाद कर देना है। वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से या तापमान से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहां सोए हो तुम। तुम्हारे लिए लेकर आया हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और आप सोए हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। फटाक से, नो लेट नो बैट। तो इसकी जो राइट आंसर है प्यारे में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दाब प्रवणता से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और सीधे बर्बाद करेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के साइंस के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित होना चाहिए, नियंत्रित होता है। बताइए कौन नियंत्रित करता है इसको, बताइए तो। अधिवृक्क ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है, थाइमस से होता है या पित्त ग्लैंड से होता है। किससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल की जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्योंकि चल रहा है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और प्रैक्टिस सेट करने का मतलब होता है मेरे दोस्त कि क्वेश्चन को देखिए और फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर लगा दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको कंट्रोल करती है आपको कौन, अधिवृक्क ग्रंथि से कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, ये सभी को इस बात की क्या है, जानकारी है। परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों होता है, आप लोग को पता है ना कि ग्रेफाइट वो क्या है, अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। ऐसा क्या कारण है। पहला ऑप्शन है यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, या भंगूर है, या प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बिहार की युवा नौजवान साथी, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कि आप लोग बताने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए, लेट किस बात की करवा रहे हैं। प्यार किया तो डरना क्या, तैयारी किया तो इस टाइप के क्वेश्चन को डरना क्या यार, जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है प्यारे मित्र। ठीक है, नेक्स्ट। और भी आप लोग बहुत लोग जवाब दे रहे हो, इसलिए मजा आ गया इस क्वेश्चन का जवाब देख के मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं और देखता हूं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, इसके बारे में बताना है।
पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। बताइए मेरे मित्रों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, मैं खुद बिहारी हूं और बिहार में बर्बाद करने वाला हूं मेरे दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूं एक बार क्या आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग नाइट्रोजन आंसर दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल झकास। बिहार के बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं और पहले जैसा नहीं है। बिहार के बच्चा हमेशा देखते हो यूपीएससी में टॉप करता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। पता है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। बताइए, जिसमें कार्बन की मात्रा मेरे दोस्तों अधिकतम होती है वो एक अच्छी किस्म की कोयले होती है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा अधिकतम किस में होती है। पहला ऑप्शन है लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। आप लोग सभी ने क्लास 10 में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, क्लास 10 में पढ़े होंगे मेरे मित्रों। मुझे पूरी यकीन है कि आपने क्लास 10 में अच्छी पढ़ाई किए होंगे। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए। तो इसकी जो राइट आंसर होंगे वो मैं देखता हूं। मेरा तो आंसर है आपका डी एंथ्रासाइट। आप लोग का क्या आंसर है एक बार कमेंट बॉक्स में देख लेता हूं। यस यस, करीब करीब बच्चों का, बहुत ज्यादा बच्चों का जो आंसर है वो काफी सही आ रहा है। यस, एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट एक अच्छे किस्म की कोयला है। इसके बाद बिटुमिनस सबसे अच्छे किस्म का कोयला है। उसके बाद लिग्नाइट है और लास्ट में पीट है। ठीक है, नेक्स्ट अब लेता हूं मैं अगले क्वेश्चन और बर्बाद कर दो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वालों। न रहने देंगे न रहेंगे, न रहेंगे न रहने देंगे, सीधे बिहार पुलिस के पापा का आगे एग्जाम निकाल देंगे। अगला लिखा हुआ है कि ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है। पहला है वसीय अम्ल का, विटामिन का, प्रोटीन का या डेयरी उत्पाद का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 19। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, लेट किस बात की कर रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो और तड़ाक से आंसर दे दो, है ना। मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है, जब तक आपकी रिजल्ट नहीं होती है, बेटा एकदम लगे रहना है, बर्बाद कर देना है और बिहार पुलिस को टारगेट कर देना है, बिहार दरोगा को टारगेट कर देना है और बिहार में जितना भी एग्जाम है सबको टारगेट करूंगा और सबको मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। ये है मेरा वादा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि आंसर क्या आ रहा है। बेटा बहुत लोग इस क्वेश्चन में फंस चुके हैं प्यारे मित्र। यस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कभी करीब कुछ बच्चे सही आंसर दिए हैं, वसीय अम्ल होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सही है उनके लिए ताली लगा दो एक बार ताली तो बनती है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट यह है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। परमाणु संरचना के जो सिद्धांत थे उनसे संबंधित नहीं था, उनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। पहला ऑप्शन है डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर या क्यूरी। क्या होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स पे, पर पूरी नजर में रखा हूं, पूरी की पूरी नजर हमारी कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है। जल्दी से देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर देते हैं। जिनका सबसे पहले आंसर आएगा उसको बेटा 1 किलो मिठाई दिया जाएगा, 1 किलो मिठाई दिया जाएगा मेरी तरफ से। जल्दी बताओ क्या आंसर है, क्या आंसर है प्यारे मित्र, जल्दी से दे दो। और आपकी टारगेट है आज 300 बच्चे को लाइव करने का, 300 बच्चों को लाइव करना है। जल्दी से बताओ कमेंट करके। यस, बहुत बच्चे ने आंसर काफी अच्छा दिया है। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्यूरी। क्यूरी का रिलेशन आपको परमाणु संरचना के सिद्धांत से नहीं था। बहुत बढ़िया, बेहतरीन दे रहे हो आप सर, मजा आ गया। आज का प्रैक्टिस सेट लगा के मुझे भी मजा आ गया क्योंकि हमारे बच्चे काफी तेज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए। लिखा है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, यानी कुछ शीशा और साबुन दोनों के घटक है, यानी दोनों के कंपोनेंट है। कौन सा ऐसा है, मैं पहले ऑप्शन को रीड करता हूं। कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। तो भाई कौन सा घटक है शीशा और साबुन दोनों का, तो आप लोग को पता होनी चाहिए, है ना। मैं तो बताने वाला हूं लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले देख लेता हूं कि कमेंट में कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट हो गई आपकी आंसर देना, बहुत बढ़िया। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चे का आंसर सही है, पोटेशियम। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आपकी तैयारी तो एकदम लगा जवाब चल रहा है बेटा। एकदम इसी तरीका से लगे रहो, पक्का तुम इस बार बिहार पुलिस निकालोगे। बिल्कुल सही बोल रहा है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और उसका आंसर क्या है। लिखा है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व का परमाणु भार, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, सोना, हीलियम
या ऑक्सीजन? बताइए किसका लिया जाता है प्यारे मित्र। मैं आपके कमेंट पर पूरी तरीका से डिपेंडेबल हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि किनका सबसे पहले आंसर आएगा। उसके बाद तो मुझे तो बताना ही बताना है मित्रों, क्योंकि मैं तो आया ही हूं बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका जवाब सही दे सकते हैं। यस, 2 3 4 बच्चे का जवाब सही आया है। इसका राइट जो आंसर होगा वो कार्बन होगा। ठीक है, देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, कार्बन परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है मेरे दोस्त कार्बन का परमाणु संख्या? 12 होता है कार्बन, 12। कुछ तो एरर है, ये इसमें कुछ एरर है मेरे दोस्त, इस पे ज्यादा सा ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट आइए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन में है 4 3 2 1। कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक की संख्या कितना है? 3 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसका 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन? एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये तीनों का तीनों जो है वो है क्या? हाइड्रोजन का समस्थानिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आती है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। लिखा है कि पिच ब्लेंड किसका एक यस्क है? यूरेनियम का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का। ये जो पिंच ब्लेंड है, ये जो पिच ब्लेंड है ना मेरे दोस्तों, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एसएससी का भी पूछा हुआ है, रेलवे का भी पूछा हुआ है ना, और बिहार और अदर स्टेटों का भी एग्जामों में पूछा गया। इसलिए मैं पिच ब्लेंड वाला पक्का लेके आपके लिए अभी आया हूं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि जो पिंच ब्लेंड है वो किसका एक यस्क है। तो ये जो यस्क है ये है आपका यूरेनियम का, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए मैं आपके लिए कुछ और भी विशेष जानकारियां इनके लिए लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर है यूरेनियम का यस्क क्या है? पिच ब्लेंड। ये तो हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख धातु लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है यस्क का नाम। आपको क्या करना है, ये धातु रहा और एल्युमिनियम का क्या है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और फ्लेस्पार, ये क्या है? यस्क है। उसी तरह से आयरन का है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिबोनाइट। कॉपर का भी है क्यूपराइट, कॉपर पायराइट्स और कॉपर ग्लांस है। जिंक का है कैलामाइन, जिंक एलेड है। इसी तरीका से सबका है। तो आपको क्या करना है कि धातु और उनके यस्क का नाम इस लिस्ट वाला पक्का याद कर लेना, क्योंकि इस लिस्ट से मेरे दोस्त इस बाहर क्वेश्चन आपके यस्क का क्वेश्चन का नहीं आएगा। ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं ढूंढ कर लेके आया हूं ताजा। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? यानी जो एल्युमिनियम जो ब्रॉन्ज है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है टीन, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लेड। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो मेरे साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामों की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वो जल्दी से इस बॉक्स का इस क्वेश्चन का आंसर को दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा। तांबा जो होता है वो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम मात्रा में पाए जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे। 20 नंबर 6 बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, क्या था ये आपको बताना है। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, क्या था मेरे दोस्तों? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया या मीथेन। क्या आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि बिहार के बच्चे पक्का इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मैं सबसे पहले आंसर का वेट कर रहा हूं कि सबसे पहले कौन सा ऐसा मेरे दोस्त हैं, कौन सा ऐसे मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर राइट देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। यस, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आ चुका है कि सर होगा क्या? यूरिया।
बहुत बेहतरीन। आज मैं खुश हो गया मेरे दोस्त, आज तुमने हैप्पी कर दिया। अब तो बेटा पूरा टारगेट करूंगा बिहार पुलिस को, पूरा करूंगा, ये है मेरा वादा। बिहार दरोगा को भी टारगेट करूंगा और बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे सबको टारगेट करूंगा। आने दो धीरे धीरे रास्ते पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, ये है आपका आपका क्या हो जाएगा, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। करता है वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। किसे प्राप्त करने हेतु? एल्केन, अल्कोहल, एल्किल फ्लोराइड या ईथर। किसे किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है मेरे प्यारे मित्र? क्या आप लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का? मैं वेट करूं या मैं खुद दे दूं? देखता हूं कि आप लोग क्या बोलना चाहते हो। बोल रहा है सर आप ही दे दीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आंसर है आपका एल्केन। ये देखिए एल्केन है। देखिए यहां साफ और सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि एल्केन गुड्स अभिक्रिया इसके प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले, ये जरूर याद करना, प्रमुख हाइड्रोकार्बन। आपके कभी कभी ना बिहार के एग्जामों में इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो याद रखना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। कहता है सिरके का पीएच लगभग होता है। बताओ सिरका, सिरका का जो पीएच होता है वो कितना होता है? ऑप्शन में है 7, 3, 8, 1। इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग दे दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 28 का आप आंसर दोगे। मैं देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है, उसका पक्का नाम लूंगा। जिसका आंसर पहले आएगा उसका नाम पक्का लूंगा। यस यस यस, रीना जी सबसे पहले आंसर दे रही है कि सर सिरके का जो पीएच वैल्यू होता है वो 3 होता है। रीना जी तो बड़ा मस्त आंसर दे रही है। यस यस यस, ऐसी भी लड़कियां आजकल फर्स्ट है, लेकिन बिहार के लड़के उससे कम नहीं है। बिहार के लड़के भी आंसर दे दिए हैं एकदम बिल्कुल। अभिजीत भी दे रखा है आंसर, बहुत बढ़िया खूबसूरत। ये देखिए आपको मैं कुछ बताता हूं, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? 3 होता है। ठीक है मेरे प्यार, कहता है जबकि 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, उदासीन का पूछेगा तो बोलिएगा 7 होता है ना। अगर पीएच मान 7 से क्या रहे कम तो क्या बोलोगे कि अम्लीय है, और अगर 7 से अधिक है तो क्या बोलोगे कि विलयन क्या है मेरे दोस्त? क्षारीय है। एकदम बिल्कुल याद रखना है ना, बर्बाद करना है तो हर एक चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कहता है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या हमसे पूछा है। ऑप्शन में है 3, 4, 2, 0। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो आपका 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन। मैं 30 क्वेश्चन का एक सेट लेके आया था मेरे दोस्तों, और जल्दी से बताइए आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। और बहुत ही सुंदर और सुशील क्वेश्चन लेके आया हूं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद पूछा है, तो इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों उत्पाद पूछ लिया आपसे। आपसे प्रथम उत्पाद पूछे तो क्या आंसर देना है, और अंतिम उत्पाद पूछे तो क्या आंसर देना है। तो यहाँ पर प्राथमिक उत्पाद पूछा है, बताइए सिट्रिक अम्ल है, ग्लूकोज है, स्टार्च है या माल्टोज है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर का, जब तक वेट करूंगा देखता हूं तब तक आप आंसर दे पाते हो कि नहीं। यस, अरे वेट करने देते कहाँ यार, तुम तो एकदम फटाक से आंसर दे देते हो। चलो चलो बहुत बढ़िया, ग्लूकोज। ग्लूकोज इन लोगों का सबसे राइट आंसर निकल के जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस है ना, बिहार दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामिनेशनों की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं है ना, उनके लिए मैं लेकर आया था आज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, और वो मैं पूरी तरीका से इज्जत के साथ क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तेरा भी काम क्या करना है कि एक बार क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, और जितने भी जानकारियां हासिल होती है उसे दबा के क्या करना है, एक अच्छे से कॉपी में लिख देना है। तो अगर हमारी ये क्लास आपको बेहतरीन लगी है, मस्त लगी है, जबरदस्त लगी है, तो एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, और अगर मजा आया है तो जरा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में ना पैसा देना है ना मैं पैसा लेना चाहता हूं, लेकिन हाँ पढ़ाना चाहता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो बस करना एक ही काम है कि आप जहां से भी जुड़े हो, जिस ग्रुप से भी जुड़े हुए, जहां जहां से आपके सोर्स है मेरे दोस्त, बस एक बार हमारी इस वीडियो को क्या कर दो,
फॉरवर्ड कर दो और मैं आपके लिए जी जान दे दूंगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाऊंगा तुम्हें पहले से ज्यादा। एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा मेरे दोस्तों। उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं ये बिहारी होकर उम्मीद करता हूं कि तुम्हें डेली क्लास दूंगा। बस एक काम तुम कर दो मेरे लिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करो, शेयर करो। मैं इसी तरीका से बेटा कफन बांध के तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, है ना। जब तक तेरी एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक पढ़ाऊंगा मैं। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं तुम्हारा पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगली जो है आएगी साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। थैंक यू, बाय बाय।